हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसकी पोएम नंबर 2, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये वो पोम है जिसको बहुत महान कवि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। तो आइए लेट्स रीड अबाउट आवर पोएट फर्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसके बारे में रीड करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा जो पोएम है वो एक लव, प्यार क्या होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो विलियम शेक्सपियर, जो कि जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, वो पोएट हैं इस पोएम के। उनका बर्थ ईयर 1564 में हुआ था और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बहुत बड़े कवि यानी पोएट और ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामाज लिखते थे इंग्लिश लैंग्वेज के। बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन इंग्लैंड, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन में, इंग्लैंड में। ही वेंट टू लंदन वेयर हिज रेपुटेशन एज अ ड्रामेटिस्ट एंड पोएट वॉज एस्टैब्लिश्ड। फिर ये कहाँ गए? ये लंदन गए और वहाँ पे जो उनकी रेपुटेशन थी एक ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामा लिखने वाले के तौर पे और एक कवि के तौर पे बनी, यानी एस्टैब्लिश हुई वहीं पर ही। His sonnets, 154 in number, probably written between 1593 and 1598, were published in 1602. अभी जो वर्ड है sonnets, इनका क्या इसका क्या मतलब है? तो sonnet वो पोएम, वो कविता होती है जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होती हैं। तो जिस भी पोम में सिर्फ 14 लाइन, सिर्फ 14 लाइनें होती हैं, आप समझ जाइए वो सोनेट होते हैं। और वो तो विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं अपनी लाइफ में? टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं ईयर 1593 से 1598 के बीच में, सारे लिख दिए। और ये कब पब्लिश हुए थे? 1602 में। द अबव सोनेट इज सोनेट नंबर 116। और ये जो सोनेट आज हम पढ़ने वाले हैं ये सोनेट नंबर 116 है, इन विच वी हैव अ डिपिक्शन ऑफ ट्रू लव। और इसमें ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या होता है, हम वो पढ़ेंगे और वो हमारे पोएट ने एक्सप्लेन किया है। His works include 37 plays and 2 poems. इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? 37 प्ले यानी ड्रामाज लिखे हैं और 2 पोम्स लिखी हैं। पोम्स लिखी हैं यानी 14 लाइन से ज़्यादा जिसमें लाइन्स थी। तो 154 इन्होंने टोटल सोनेट्स यानी 14 लाइन्स वाले छोटी छोटी शॉर्ट पोम्स लिखी हैं, जिसमें से ये वाली नंबर 116 है जिसको आज हम पढ़ेंगे। और ट्रू लव क्या होता है आज हम वो पढ़ने वाले हैं इस पोएम के थ्रू। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शेक्सपियर को अगर पढ़ना है, समझना है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ेगा एक एक लाइन। ठीक? सो आर यू रेडी फॉर दिस? लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब मैरिज क्या होता है पहले ये समझिए। मैरिज यानी शादी। जब दो लोग अलग अलग माइंडसेट के, एक लड़का है उसका माइंडसेट, सोच, व्यूज एकदम अलग है, लड़की का माइंडसेट, सोच, व्यूज एकदम अलग है। जब दो लोगों अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, दोनों एक साथ प्यार में पड़ते हैं। और जब दोनों अलग अलग माइंडसेट के लोग एक जैसा सोचने पर डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब थ्रू आउट आवर लाइफ हम साथ रहेंगे और एक दूसरे से मैनेज करके, एडजस्ट करके साथ चलेंगे, एक सोच पे चलेंगे, वो होती है शादी। That is known as a marriage. तो let me not to the marriage of true minds का मतलब है कि यहाँ हमारे पोएट शेक्सपियर कहते हैं कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है ये बताने के लिए कि क्यों दो अलग अलग माइंडसेट के लोग लव करते हैं यानी प्यार में पड़ते हैं और उसके बाद मैरिज करने का डिसाइड करते हैं। Nobody knows why two people fell in love with each other. Admit impediments. Love is not love. Impediments का मतलब क्या होता है? नो बेनिफिट्स, कोई फायदा नहीं। तो पोएट कहते हैं कि चलो मान लिया कि दो लोग अलग अलग माइंडसेट के हैं, दोनों में प्यार भी है, लेकिन मतलब प्यार का है मतलब उनका बोलने का मतलब है दोनों ने शादी कर ली। दो अलग अलग माइंडसेट के लोग, चलो दोनों में प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई। शादी के बाद जब दोनों में लव नहीं है, दोनों में प्यार नहीं है, तो ऐसी मैरिज का नो इम्पेडिमेंट्स, नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं। अलग अलग माइंडसेट के हो, साथ में डिसाइड किया, प्यार किया, शादी कर ली, सब कर लिया, लेकिन फिर भी आपस में प्यार नहीं है, तो उस मैरिज का कोई फायदा नहीं है। विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव।
अब ऑल्टर्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस, यानी बदलना या बदलाव। विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, यानी अगर दो लोग एक दूसरे से ट्रू लव, सच्चा प्यार करते हैं, तो भले दूसरे वाले का बिहेवियर भी चेंज हो जाए सामने वाले के लिए, तो भी प्यार खत्म नहीं होगा। रिमूवर टू रिमूव, अगर सामने वाला रिमूव यानी दूसरे व्यक्ति को छोड़ के चला गया है, धोखा दे के चला गया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए प्यार है, दैट इज ट्रू लव। प्यार हमेशा रहेगा। अगर ट्रू लव आपको किसी के लिए है तो इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन आपको उस इंसान के लिए प्यार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओ नो, इट इज फिक्स्ड एंड एवर फिक्स्ड मार्क। अब फिक्स्ड मार्क यानी एकदम फिक्स्ड कोई निशानी, ठीक है। तो ऑथर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि जैसे समुद्र में एक ऐसे लाइट हाउस होता है, एक हर समुद्र में, सी में, ओशन में आप लाइट हाउस देखोगे कि जब भी कोई भटकी हुई शिप्स रास्ता खो जाती हैं तो वो इस लाइट हाउस की मदद तक एटलीस्ट यहाँ पहुँचती हैं ताकि उनको आगे का रास्ता मिल जाए। तो हमारे पोएट कहते हैं कि प्यार इस लाइट हाउस की तरह है, उस फिक्स्ड मार्क, उस निशानी की तरह है जो हमेशा रहेगा इन एनी ऑफ द कंडीशन। हर सी में, हर ओशन में लाइट हाउस रहता है, कभी जाता नहीं है। तो प्यार भी हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में रहेगा। अब इस लाइट हाउस के ऊपर इतने आंधी आ जाते हैं, इतने तूफान आते हैं कि पानी की लहरें इसके ऊपर तक आ जाती हैं, लेकिन लाइट हाउस तो रहता है। तो प्यार इस लाइट हाउस की तरह है, उस फिक्स्ड मार्क, उस निशानी की तरह है जो दो भटके हुए लवर्स को, मान लीजिए दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो अगर प्यार अगर है, अगर लव है, तो लव इस लाइट हाउस की तरह, उस रोशनी की तरह है जिन दोनों को गाइड करेगा, दोनों को सही ट्रैक पे लेकर आएगा और फिर से एक साथ जोड़ देगा। That looks on tempests and is never shaken. Tempests का मतलब क्या होता है? Violent windy storms, खतरनाक तेज तूफानी आंधी हवाएं जो होती हैं उन्हें हम टेम्पेस्ट कहते हैं। जैसे लाइट हाउस के ऊपर तूफान, हवा सब आता है, बड़ी बड़ी लहरें ऊपर तक चढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी ये खड़ा रहता है। तो प्यार उस लव की तरह है कि भले ही रिलेशनशिप में, शादी में, लव में कितने ही तूफान आ जाएं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, ऐसा लगने लगे कि बस भाई अब तो डिवोर्स, अब खत्म, लेकिन अगर तब भी वो दो लोग अगर हैं तो उनके प्यार को कोई हिला नहीं सकता। नोबडी कैन शेक, लिखा हुआ है ना, नेवर शेकन, कोई हिला भी नहीं सकता उनके प्यार को। तो लव इज लाइट हाउस की तरह है जो कितने भी प्रॉब्लम सह ले, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन फिर भी अडिग खड़ा है इस लाइट हाउस की तरह, उन दो लोगों को जोड़े हुए रखा है, तो उनके प्यार को कोई हिला नहीं सकता। नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। अब बार्क का मतलब क्या होता है? ये जो आप पेड़ की छाल देख रहे हैं, जो ऊपर से ये लकड़ी है, इसको हम कहते हैं बार्क। लेकिन यहाँ इस पोम में बार्क को बोला गया है वुडन शिप्स, यानी लकड़ी की बनी हुई शिप्स, जो कि ऐसे सी में या ओशन में कभी रास्ता खो जाती हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है वॉन्डरिंग यानी भटकती हुई, यानी वो शिप जो भटक गई है रास्ता। तो पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जब शिप्स में बैठे हुए लोग, लकड़ी के शिप्स में बैठे लोग अपना रास्ता खो जाते थे पानी में, तो आसमान में पोल स्टार, नॉर्थ स्टार की मदद से देख के वो स्टार्स के हिसाब से अपना रास्ता ढूंढ लेते थे कि ठीक है हम लोग सही ट्रैक पे, सही रास्ते में। तो प्यार उस पोल स्टार की तरह है, उस नॉर्थ स्टार की तरह है जो दो भटके हुए लवर्स को सही ट्रैक पे लेके आते हैं। क्योंकि प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है, दो भटके हुए लवर्स को वो वापस ट्रैक पे ला सकता है। Whose worth's unknown, although his height be taken. वर्थ मतलब किसी चीज की वैल्यू। तो बोल रहे हैं प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वैल्यू नापी जाए या जिसका कोई मेजरमेंट की जाए, बट यस उसकी हाइट, जो उसका बड़प्पन है, उसको जरूर समझा जा सकता है कि प्यार एग्जिस्ट कर भी रहा है दोनों लोगों में कि नहीं, ये उनको देख के जरूर बताया जा सकता है। बट कितना किसी से प्यार है, उसकी कितनी डिग्री है, वो आप मेजर कभी नहीं कर सकते। Love's not time's full, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स। अब रोजी लिप्स एंड चीक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे जो हमारे पोएट शेक्सपियर हैं, वो दो लवर्स, एक लड़का और लड़की के बीच में जो लड़की है उसकी ब्यूटी को,
वुमन की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके रोजी लिप्स हैं, लवली उसके क्या है चीक्स हैं। तो लिप्स और चीक्स मतलब उसकी ब्यूटी को बता रहे हैं कि जब तक वो जवान है, जब तक वो लोग एडल्ट हैं, यंग हैं, तब तक दोनों की ब्यूटी, रोजी लिप्स, पिंक चीक्स जो भी है सब रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, ये ब्यूटी, ये सुंदरता फेड होती जाएगी, इंसान की शक्ल ढलने लगेगी। तो प्यार यानी लव्स नॉट टाइम्स फुल, यानी प्यार वक्त का मोहताज नहीं है। यानी आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसकी ब्यूटी देख के, उसकी सुंदरता देख के कुछ वक्त तक ही प्यार कर सकते हो। एक पॉइंट के बाद वो इंसान बुढ़ा हो जाएगा, रिंकल्स हो जाएंगी, उस लड़की के बाल झड़ने लगेंगे, मतलब उनकी ओल्ड एज आ जाएगी। लेकिन तब भी अगर दोनों एक साथ हैं, विच मीन्स प्यार है दोनों में, लव एग्जिस्ट करता है। प्यार वक्त का मोहताज नहीं, या इस रोजी लिप्स और पिंक चीक्स का मोहताज नहीं। अगर लव है तो वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, दुनिया के अंत तक रहेगा, जब तक वो दोनों जिंदा है तब तक रहेगा। Within his bending sickles compass came। अब सिकल क्या होता है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक सिकल है। ये इस तरीके का जो ये कटर है, ये एक फार्मर, एक किसान यूज करता है। एक किसान क्या करता है? क्रॉप्स को कट करता है इस सिकल की मदद से, काटता है, क्रॉप्स चले जाते हैं। एग्जैक्टली जो टाइम, जो वक्त है, वो भी इस ब्यूटी को, इंसान की ब्यूटी को काटता है। यानी जैसे जैसे टाइम जाता है ब्यूटी भी चली जाती है इंसान की। जैसे क्रॉप्स वापस नहीं आते, ब्यूटी भी इंसान की वापस नहीं आती। लेकिन अगर लव है उस इंसान के लिए तो ब्यूटी अगर चली भी जाएगी तो भी आप उस रिलेशनशिप में रहोगे। और जैसे ये सिकल बेंडेड है, मुड़े हुए पोजीशन में, इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी से प्यार है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ आपका झुकाव रहेगा, उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ आप बेंडेड रहोगे, कहीं इधर उधर नहीं जाओगे। सिकल हमेशा इस शेप का ही रहेगा, कभी ऐसा या ऐसा 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 नहीं हो जाएगा। तो प्यार भी एक इंसान की तरफ झुका हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी इससे हो गया, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, ऐसा नहीं होता प्यार में। कंपस क्या होता है? कंपस, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये कंपस है। जब शिप्स में सेलर्स पानी में अपना रास्ता खो जाते थे तो कंपस की मदद से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशाओं का डायरेक्शन ढूंढने में उनको ये कंपस मदद करता था। तो प्यार यानी लव इस कंपस की तरह है जो क्या करता है, एक अपना लव चारों दिशाओं में एक्सपैंड करता है, बढ़ाता जाता है। यानी जीवन के हर फेज में, जीवन के हर मोड़ पे वो रहेगा प्यार, एक्सपैंड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा उस इंसान के लिए। और कब बिल्कुल इन्फिनिटी लेवल पर पहुंच जाएगा उन दो लोगों को भी नहीं पता चलेगा। लव ऑल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। ऑल्टर्स यानी चेंजेस, तो लव चेंजेस नॉट, प्यार बदलता नहीं बढ़ते हुए घंटों से और वीक से। यानी जैसे जैसे दिन के घंटे बीतते जाएंगे, हफ्ते बीतते जाएंगे, महीनों, साल बीतते जाएंगे, लेकिन प्यार कभी नहीं बदलता उस इंसान के लिए। प्यार वैसा का वैसा ही रहता है। तभी तो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो वो लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ प्योर लव बिटवीन दोज टू पीपल। प्यार नहीं होता तो वो कहीं और, वो कहीं और, लेकिन दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में भी जुड़े, तो यही वो रीजन है। बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। डूम का मतलब क्या होता है? डेथ या डिस्ट्रक्शन। यानी जिस दिन इंसान की डेथ हो रही हो या जिस दिन पृथ्वी का अंत यानी डिस्ट्रक्शन हो रहा हो पूरी धरती का। तो बेयर्स इट आउट का मतलब और बढ़ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्यार घंटों से और सालों बीतने से कम नहीं होता या चेंज नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। बेयर्स इट आउट बल्कि और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि जिस दिन डूम, जिस दिन आप उस किनारे पे पहुंच जाओगे, मौत के किनारे या मौत के घाट उतर जाओगे, या जिस दिन पृथ्वी का अंत, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उस दिन भी प्यार रहेगा। द लव विल एग्जिस्ट फॉर दैट पर्सन टिल योर लास्ट ब्रेथ, आपकी आखिरी सांस तक रहेगा, अगर प्यार है तो। ट्रू लव। If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man have ever loved। writ का मतलब क्या होता है? आर्केइक वर्ड फॉर राइट। जिस ज़माने में ये पोम लिखी थी हमारे पोएट शेक्सपियर ने, तो उस ज़माने में कुछ इंग्लिश के ओल्ड फैशन वर्ड्स
यूज़ होते थे। तो जो इंग्लिश के पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन वर्ड्स होते हैं उनको हम आर्केइक वर्ड बोलते हैं। तो आज के ज़माने में जिसको हम राइट यानी लिखना बोलते हैं, उस ज़माने में उसको रिट कहा जाता था, पर मीनिंग वही है, राइट। ठीक, तो इन 2 लाइंस का मतलब है कि अब यहाँ पे हमारे पोएट क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अगर मेरी कही हुई लव के बारे में कोई भी बात में एरर है, यानी कोई भी बात गलत है, और कोई मुझे आके प्रूफ कर दे कि आप गलत बोल रहे हो लव के बारे में, ये बात किसी ने अगर मुझे प्रूफ भी कर दिया, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, यानी मैं कवि नहीं रहूंगा, मैं अपनी पोएटगिरी छोड़ दूंगा, मैं लिखना छोड़ दूंगा, जो जो मैंने आज तक लिखा है वो सब मैं बंद कर दूंगा अगर किसी ने मुझे प्रूफ कर दिया, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ लव के बारे में। नो मैन एवर लव्ड, अगर किसी ने मुझे प्रूफ कर दिया कि मैं गलत हूं तो समझ जाओ नो मैन, किसी आदमी को इस दुनिया में आज तक कभी समझो प्यार ही नहीं हुआ। मैं लिखना छोड़ दूंगा कि मैं राइटर हूं, मैं पोएट हूं, मैं लिखना छोड़ दूंगा अगर किसी ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही, सटीक, ऑन टू द पॉइंट बात कह रहा हूँ लव के बारे में। ट्रू माइंड्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ट्रू लव। अब ये जो फेमस सोनेट है, अब सबसे पहले सोनेट का मतलब समझिए, जो पोम, जो कविता में 14 लाइंस होती हैं, सिर्फ 14 लाइंस, उसे हम कहते हैं सोनेट। तो हमारे पोएट शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखा है और ये इनका काफ़ी फेमस सोनेट है जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और इसमें उन्होंने क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं ट्रू लव के बारे में, कि एक सच्चा प्यार क्या होता है। इन्होंने क्लियरली इस पोम में बताया गया कि सच्चा प्यार वो होता है जब 2 अलग अलग लोग जिनका अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग सोच विचार होती है, उनको आपस में लव होता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब हम एक सोच पे चलेंगे हमारी पूरी लाइफ, वो होती है मैरिज। तो पोएट का कहना है कि मुझे नहीं पता और ना ही मेरे पास कोई रीज़न है कि क्यों 2 लोगों को प्यार होता है, लेकिन इन एनी ऑफ द कंडीशन जब उनको प्यार होता है, और क्योंकि प्यार होता है तभी उनकी मैरिड लाइफ चल पाती है ऑन द बेसिस ऑफ लव ओनली। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी आंधी तूफान आ जाए उनकी लाइफ में, या पृथ्वी का अंत ही क्यों ना आ जाए, डेथ ही क्यों ना हो जाए उनकी, या उनकी चेहरे की ब्यूटी ही क्यों ना चली जाए, लव हमेशा रहेगा, अगर वो ट्रू लव, अगर वो सच्चा प्यार है तो। The poet says in the poem that true loves cannot be held by the obstacles since they are united by love. तो शेक्सपियर कहते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है उसको कोई ऑब्स्टिकल या कोई प्रॉब्लम या बाधा पकड़ के नहीं रखती है, क्योंकि वो 2 लोग आपस में यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, किससे, बाय लव, क्योंकि उनके बीच में प्यार है, लव है, तभी वो लोग यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं। इट नेवर चेंजेस, प्यार सामने वाले के लिए किसी भी कंडीशन में कभी चेंज नहीं होगा। इवन व्हेन द चेंज इज पॉसिबल, अगर चेंज पॉसिबल भी है उन दोनों के रिलेशनशिप में, तो भी वो चेंज पॉसिबल नहीं करेंगे, अपने प्यार को स्टेक पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका ट्रू लव है आपस में। The poet claims that it is loyal and constant beyond comparison, and it is never true that love that submits to anyone. तो पोएट ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि जो प्यार है वो बहुत लॉयल होता है, ईमानदार होता है उस इंसान के लिए, कांस्टेंट यानी हमेशा सेम रहेगा उस इंसान के लिए, कभी आप धोखा नहीं दे सकते उस इंसान को, और आप उस प्यार का किसी चीज़ से कंपैरिजन ही नहीं सकते, क्योंकि वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यार ट्रू लव है। और वो प्यार किसी के सामने सबमिट नहीं करेगा, यानी किसी के सामने, किसी भी प्रॉब्लम के सामने अपने घुटने नहीं झुकाएगा, क्योंकि उन 2 लोगों के बीच में ट्रू लव है। Poet gives a comparison between true love and the pole star, which remain constant and guide ships in the unknown ocean. तो पोएट एक कंपैरिजन बताते हैं कि जब पुराने ज़माने में लकड़ी की शिप्स जब चलती होंगी पानी में, ओशन में, और जब अपना वो रास्ता या डायरेक्शन खो जाती थी, तो वो पोल स्टार को देखते थे और उसको देखते हुए अपना सही ट्रैक, अपना सही रास्ता पानी में पकड़ते थे। तो पोएट ने इस पोल स्टार को कंपेयर किया है लव से, कि प्यार इस पोल स्टार की तरह है कि अगर एक रिलेशनशिप में 2 भटके हुए लवर्स हैं तो उनको वो सही दिशा में लाता है, वापस खींच के सही डायरेक्शन में एक दूसरे के पास लेके आता है। ट्रू लव डज नॉट फेल टू लाइफ्स डिफिकल्टीज। अगर लाइफ में आपको कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, सच्चा प्यार अगर आपको है तो आपका प्यार कभी फेल नहीं होगा। एंड गाइड्स लवर्स थ्रू आउट देयर लाइव्स, और दोनों लवर्स को, दोनों लड़का और लड़की जो लवर्स हैं आपस में, उनको जीवन भर गाइड करेगा, यानी मार्गदर्शन देगा कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है उनकी पूरी लाइफ में।
एज द सन एंड द पोल स्टार आर इटर्नल, सो टू इज रियल लव। जैसे सूरज और पोल स्टार इटर्नल है यानी ताउम्र रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, वैसे ही रियल लव, किसी के लिए आपको अगर रियल लव या आपके बीच में ट्रू लव है तो वो ताउम्र रहेगा, अमर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आपकी डेथ के बाद भी आपके ट्रू लव के बारे में बात होगी, आप नहीं भी होगे तो भी आपका ट्रू लव जरूर से होगा। According to Shakespeare, time is a universal destroyer that destroys everything except true love. तो शेक्सपियर कहते हैं कि जो टाइम है, ये जो समय है, ये यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर है, यानी समय के साथ हर चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी। अगर आज यहाँ पे कोई कप रखा है, कुछ दिन बाद टूट जाएगा। कोई इंसान खड़ा है, जब समय आएगा तो इंसान मर जाएगा। टाइम एक यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर है, सिर्फ वो क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? ट्रू लव। सच्चा प्यार ताउम्र सदियों सालों तक कभी खत्म नहीं होगा, इवन आफ्टर योर डेथ। टाइम इज कंपेयर्ड टू अ फार्मर, क्रॉप्स आर रीप्ड विद अ सिकल बाय अ फार्मर, लाइकवाइज टाइम इरोड्स द फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन इट। तो टाइम को आप यहाँ पे किससे कंपेयर करा गया है? दूसरी लाइन में समय को कंपेयर करा गया है एक फार्मर से, यानी एक किसान से। जो किसान होता है वो क्रॉप्स किससे काटता है? सिकल से। सिकल इस तरीके का एक ऐसा चाकू जैसा एक ऐसा वो होता है, तो सिकल से क्रॉप्स को रीप करता है यानी काटता है। जब फार्मर कट करता है क्रॉप्स को तो क्रॉप्स चले जाते हैं। उसी तरीके से जो टाइम होता है वो इंसान की ब्यूटी ख़त्म कर देता है। एक इंसान 20 ईयर्स का है, बहुत ब्यूटीफुल है, 40 ईयर्स का आया, थोड़े रिंकल है, 60 ईयर्स का है, बिल्कुल बुरा दिखने लग गया। तो टाइम से ब्यूटी चली जाएगी, लेकिन लव वही रहेगा। आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, आपका पार्टनर आपको हमेशा लव करता रहेगा और आप उसको लव करते रहोगे, दैट मीन्स वहाँ ट्रू लव है। सुंदरता एक दिन चली जाएगी लेकिन प्यार वहीं रहेगा। तो टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट। समय इस सुंदरता का, इस ब्यूटी का मोहताज नहीं है। प्यार हमेशा रहेगा अगर ट्रू लव है। लव इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और द डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइम। अगर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है, या डिस्ट्रक्शन हो जाता है यानी पृथ्वी का अंत भी आ जाता है, तो भी लव का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रू लव वैसा का वैसा ही रहेगा दोनों के बीच। फॉर लवर्स लव इज कॉन्स्टेंट। दोनों लवर्स के लिए, क्योंकि लवर्स के लिए प्यार हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है। इमॉर्टल, उनका प्यार अमर है, एंड अ सोर्स ऑफ गाइडेंस इन लाइफ। और अगर वो दोनों बिछड़ते भी हैं या लड़ झगड़ लेती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये प्यार ही है जो उनको एक मार्गदर्शन देता है, एक गाइडेंस देता है और उनको खींच के पकड़ के सही ट्रैक पे ले आता है। लास्टली, आखिरी में, द पोएट मेक्स अ क्लेम। पोएट आखिरी में क्लेम कर रहे हैं, एक दावा कर रहे हैं हम लोगों से। He insists that he will admit that he is not a poet and that no one in the world ever loved if he is proved wrong in his claims। तो आखिरी में पोएट कहते हैं कि अभी तक जो भी मैंने आपको ट्रू लव के बारे में, जो भी मैंने लाइनें लिखी, जो भी मैंने आपको बताया, अगर कोई भी आके मुझे प्रूव कर देता है कि मैं गलत हूँ तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। मैं समझ लेना, मैं जो पोएट गिरी कर रहा हूँ, मैं कवि हूँ जो मैं लिखना छोड़ दूंगा। मैं दावा करता हूँ कि जो मैंने कहा है वो सही है, क्योंकि अगर मुझे कोई गलत प्रूफ कर देता है तो समझो इस दुनिया में किसी इंसान को किसी से आज तक प्यार ही नहीं हुआ। तो पोएट कहते हैं मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रू लव बाय शेक्सपियर, एंड नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, constancy is the theme of the poem. Indicate the words, phrases and images that suggest the theme. जो पूरी पोम है उसकी थीम जो चल रही है वो है कॉन्स्टेंसी, यानी सेम रहना, यानी जो ट्रू लव है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पे। आपको वो वर्ड्स, वो कुछ लाइंस, वो फ्रेजेस, वो सब बताने हैं जो पोम में यूज करी गई हैं और दर्शा रहे हैं कि लव कांस्टेंट रहेगा और सेम रहेगा, अमर रहेगा। तो कॉन्स्टेंसी इज नॉट जस्ट द थीम ऑफ द पोम बट ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी रिलेशनशिप। तो जो कॉन्स्टेंसी है यानी प्यार एक जैसा चलना पूरी उम्र, ये सिर्फ पोएम की थीम नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हर रिलेशनशिप में, चाहे मदर फादर का हो या डॉटर एंड सन का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो। इन द पोम देयर आर मेनी सच फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस दिस क्वालिटी।
A few of the expressions are listed below. और पोम में काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस, लाइंस या फ्रेजेस यूज़ करी गई हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि लव कांस्टेंट है. तो वो क्या है, लाइंस देखते हैं. लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स. प्यार वो नहीं है जो ऑल्टर हो या चेंज हो समय के बीतने से. तो इससे हमें पता चलता है कि लव चेंज नहीं होगा, यानी सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा हमेशा. सेकेंड लाइन यूज हुई है, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी जैसे एक लाइट हाउस पानी में भटकी हुई शिप्स को रास्ता दिखाता है, उनको गाइड करता है, वैसे लव हमेशा एक फिक्स्ड मार्क, एक निशानी की तरह है जो क्या करता है, जो भटके हुए लवर्स को वापस खींच के अपनी तरफ लाता है और कांस्टेंट यानी सेम ट्रैक पे वापस लाता है. नेवर शेकन, उनका प्यार कोई हिला नहीं सकता. नेवर शेकन, हमेशा सेम वैसा ही रहेगा शुरू से लेके अंत तक. लव्स नॉट टाइम्स फूल, प्यार टाइम्स फूल नहीं है, यानी वक्त का मोहताज नहीं है कि ब्यूटी खत्म तो प्यार खत्म. नहीं, ब्यूटी खत्म लेकिन प्यार फिर भी सेम रहेगा जो पहले दिन से था आखिरी दिन तक, इनफैक्ट डेथ के बाद भी. सो दिस वॉज योर आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. Why do you think the people has used so many negatives? The poet has used so many negatives to make his statement. आपको क्यों लगता है कि इस पूरी पोएम में हमारे पोएट शेक्सपियर ने काफ़ी नेगेटिव लाइनें या कुछ नेगेटिव बातें कही हैं अपना स्टेटमेंट या अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि ट्रू लव क्या होता है? तो आंसर है, नेगेटिव्स आर एन इफेक्टिव टूल टू प्रूव वंस पॉइंट. कभी कभी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए नेगेटिव बातें बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत इफेक्टिव टूल, एक बहुत ही माना हुआ तरीका है जिससे पॉजिटिव आउटकम निकलता है. It highlights the other side of the coin to bring home the positive points of the statement very effectively. कभी कभी अपनी बात समझाने के लिए आप क्या हाईलाइट करते हो, उस बात की नेगेटिव बात को आप हाईलाइट करते हो, तब जाके आपके पास पॉजिटिव आउटकम समझ में आता है कि ओके, इतना सारा नेगेटिव है तो इससे ज़्यादा तो कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं. मुझे लग रहा था नेगेटिव बातें लाइफ में कितनी है, लेकिन अगर नेगेटिव इतनी हैं और कंपेयर करूँ तो पॉजिटिव भी तो बहुत सारा है. तो कभी कभी एक इफेक्टिव आउटकम लाने के लिए और अपनी बात को क्लियरली समझाने के लिए कुछ नेगेटिव यानी बुरी बातें बोल जानी पड़ती है हमें लाइफ में. तो पोएट ने भी कुछ इस तरीके से ही पोम में भी किया है. नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइन आई नेवर रिच नॉर नो मैन एवर लव्ड इम्प्लाई. पोम में एक लाइन यूज हुई है ये, इसका क्या मतलब है, ये क्या इम्प्लाई करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है हमें? तो रिट का मीनिंग क्या होता है? रिट पुराने ज़माने में ये जो वर्ड है राइट, इसको आज के ज़माने में हम राइट बोलते हैं, शेक्सपियर के ज़माने में राइट को रिट बोलते थे. तो ये एक आर्केइक वर्ड है, यानी ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है. तो इस लाइन का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट इफ द पोएट इज प्रूव्ड रॉन्ग अबाउट दीज थॉट्स ऑन लव, ही विल रीकैंट ऑल दैट ही हैज़ रिटन एंड नो मैन एवर हैज़ एवर लव. तो पोएट, इस लाइन का मतलब है कि मैंने अभी तक जितना बोला और आपको समझाया है अपनी पोम में लव के बारे में, ट्रू लव के बारे में, अगर किसी ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, यानी मैं पोएट का काम करना छोड़ दूंगा और मैं ये समझूंगा कि शायद इस दुनिया में आज तक किसी को प्यार ही नहीं हुआ. मैं रीकैंट कर जाऊंगा सब कुछ, यानी जो भी मैंने लिखा है वो सब वापस ले लूंगा और लिखना बंद कर दूंगा अगर मुझे किसी ने गलत प्रूफ किया तो, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ ट्रू लव के बारे में. नेक्स्ट, लव इज प्रेजेंटेड एज अ सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एक्शंस इन द पोम. तो जो पोम में क्या प्रेजेंट किया गया ये बताया गया है कि जो लव है, जो प्यार है, वो सब्जेक्ट है, यानी जो मेन बात करी गई है वो लव के बारे में करी गई. तो हमारी पूरी पोम का सब्जेक्ट क्या है? लव. या डूअर ऑफ एक्शंस, यानी जो भी लोग एक्शंस करते हैं, काम करते हैं अपनी लाइफ में, वो लव को मद्देनजर रखते हैं, ध्यान में नजर रखते हुए करते हैं. Why do you think the poet has used this form rather than involving human agents? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको क्यों लगता है कि हमारे पोएट शेक्सपियर ने ये तरीका अपनाया है लव को समझाने का, यानी उन्होंने सिर्फ लव को समझाया है कि लव क्या होता है, उन्होंने कोई ह्यूमन एजेंट्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? यानी एक लड़का और एक लड़की को उन्होंने क्यों इन्वॉल्व नहीं किया कि लड़का लड़की को प्यार करे या लड़की लड़का को प्यार करे तो ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, लव में ऐसा. उन्होंने ह्यूमन एजेंट्स यानी इंसानों का एग्जाम्पल लेके हमें क्यों नहीं समझाया? उन्होंने हमको मोटा मोटा ये लव को सब्जेक्ट लेके क्यों समझाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो द आंसर इज
It is not surprising that Shakespeare has chosen love as a subject and has not involved human agents. ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि शेक्सपियर ने लव को एज अ सब्जेक्ट लेके एक्सप्लेन किया है पूरी पोएम में और कोई ह्यूमन एजेंट नहीं लिया है. द रीजन फॉर हिज चॉइस इज ऑब्वियस. और उसकी ये जो चॉइस है कि मैं लव को एक्सप्लेन करूंगा और ह्यूमन एजेंट्स नहीं लूंगा, उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है. दैट इज द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस. क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनका नेचर हमेशा क्या होता है, फिकल होता रहता है, यानी चेंज होता रहता है. कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी बुरा मान जाते हैं, कभी वापस प्यार करने लगते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी पास आ जाते हैं. लेकिन लव हमेशा सेम रहता है. प्यार कभी नहीं बदलता. अगर ट्रू लव है वो कांस्टेंट रहता है. हाउएवर लव इज ऑलवेज कांस्टेंट. प्यार हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा चाहे कैसी ही सिचुएशन आ जाए. Hence, the poet chose love itself and not human because their emotions and sentiments undergo frequent changes. और दूसरा रीजन क्या बताया गया है कि पोएट ने लव चूज किया और ह्यूमन एजेंट्स क्यों चूज नहीं किए? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके इमोशंस और उनके जो सेंटिमेंट्स, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं. कभी अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोने लगते हैं. तो इस वजह से शेक्सपियर ने लव चूज किया, क्योंकि लव तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप गुस्सा हो, चाहे आप खुश हो, इन एनी ऑफ द कंडीशन. Shakespeare should be appreciated for his understanding of human nature and thus a wise decision made by him in this poem. तो शेक्सपियर की हमको शेक्सपियर को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हमें तारीफ करना चाहिए कि उनको ह्यूमन नेचर की कितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, कितनी बढ़िया समझ है, और इस वजह से उन्होंने कितना सही डिसीजन लिया कि अपनी पोम में उन्होंने सब्जेक्ट लव को लिया और ना ही ह्यूमन एजेंट्स को यूज किया या कंसिडर किया. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रेजेस. अब यहाँ दो फ्रेजेस दिए, हमें वो एक्सप्लेन करना है. पहला फ्रेज है हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस. हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस का क्या मतलब होता है? सिकल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके का एक औजार होता है जिससे फार्मर कटाई करता है क्रॉप्स की. और कंपस एक डिवाइस होता है जिसमें इस तरीके का होता है, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे डायरेक्शंस एक पिन बताता है सेलर्स को. तो इसका आंसर है, इसका मतलब है, इन द पोम हाउ अ मैन्स लव फॉर हिज यंग बिलव्ड ग्रोज लेस एज ही गिव वैल्यू टू ब्यूटी ओवर द लव. तो इस पोम में ये बताया गया कि एक आदमी का प्यार उसकी यंग बिलव्ड यानी उसकी यंग फीमेल पार्टनर के लिए कैसे कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसकी ब्यूटी कम हो जाती है. चेहरे की सुंदरता कम हुई तो उसका प्यार भी कम हो गया. तो ऐसा ट्रू लव नहीं होता. ट्रू लव तो ब्यूटी खत्म होने के बाद भी लाइफ टाइम रहता है. दो द लव नेवर डाइज, प्यार कभी मरता नहीं है, कम हो गया उसका. द फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ लवर में फेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. एक लवर की चेहरे की खूबसूरती, फिजिकल ब्यूटी ढल सकती है, खत्म हो सकती है टाइम के साथ, लेकिन ट्रू लव कभी भी खत्म नहीं हो सकता. जैसे फार्मर जो है कटाई करता है क्रॉप्स की, क्रॉप्स चले जाते हैं, वैसे टाइम कटाई करता है ब्यूटी की. जैसे टाइम आया ब्यूटी खत्म, लेकिन लव हमेशा एग्जिस्ट करेगा. जैसे कंपस सारे डायरेक्शंस बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे ही प्यार हर डायरेक्शन में एक्सपैंडेड रहता है. उसको, इंसान को ओवरऑल हर जगह से इंसान प्यार करता है, उसके सुख में, उसके दुख में, उसके बुरे में, उसके अच्छे में. नेक्स्ट फ्रेज है टाइम्स फूल. इसका मीनिंग हमें समझाना है. टाइम्स फूल यानी जो प्यार है वो वक्त का मोहताज नहीं है. शेक्सपियर सेज दैट लव इज नॉट एट द मर्सी ऑफ टाइम, यानी प्यार जो है वो वक्त का मर्सी नहीं है, यानी मोहताज नहीं है. ट्रू लव इज एजलेस. सच्चा प्यार एजलेस है, यानी ताउम्र इंसान बूढ़े भी हो जाएंगे, बुजुर्ग भी हो जाएंगे, तो लव वैसा ही रहेगा. नो मैटर हाउ ओल्ड अ ह्यूमन ग्रोज or how the physical beauty fades with time, it is a constancy that holds two people in a relationship together. इसका कोई लेना देना नहीं है कि एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, या उसकी चेहरे की या फिजिकल ब्यूटी, खूबसूरती खत्म होने लगती है, फेड होने लगती है, ना ढलने लगती है समय के साथ साथ. लेकिन प्यार में कॉन्स्टेंसी होती है, यानी हमेशा सेम रहने की जो क्वालिटी होती है, वो दो लोगों को होल्ड करके रखता है एक रिलेशनशिप में या एक रिश्ते में. तो कॉन्स्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ योर सेकेंड फ्रेज जो था टाइम्स फूल. ओके. इज द पोएट ऑफ द पोम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. तो ये जो पोम है हमारी, इसके पोएट कौन है? अभी मैंने आपको
इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि कौन है हमारे पोएट, फिर भी हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है या जो सबसे सही ऑप्शन है उसे आपको करना रहेगा एक टिक मार्क। तो ऑप्शन नंबर ए है फिलिप लार्किन, ऑप्शन नंबर बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर, या ऑप्शन नंबर डी टेड ह्यूजेस। सो क्लियरली अभी भी मैंने आपको बताया भी कि ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो सोनेट्स लिखते हैं। अब सोनेट क्या होता है वो मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि पोएट कौन है। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन का वीडियो एक बार भी देखा होगा या एक बार भी अपनी बुक खोली होगी तो आप एक सेकंड में विद इन अ सेकंड, नॉट फ्यू सेकंड्स भी नहीं, विद इन अ सेकंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ द पोएम एंड दैट इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर। अब वही सोनेट वाली बात आ गई। सबसे पहले समझते हैं कि सोनेट क्या होता है। सोनेट यानी एक ऐसी पोम, एक ऐसी कविता जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होती हैं, सिर्फ 14 लाइनें। तो जो भी पोम में सिर्फ 14 लाइन्स गिवन है यानी कि वो एक सोनेट है। उस तरीके की कविताओं को हम सोनेट कहते हैं। और विलियम शेक्सपियर काफ़ी फेमस हैं सोनेट्स लिखने के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो पोम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये कौन सा वाला सोनेट है हमारे पोएट शेक्सपियर का। टोटल 154 लिखे, इस 154 में से कौन सा वाला नंबर ये वाली पोम का सोनेट है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शंस है ए सोनेट 16, ऑप्शन बी सोनेट 116, ऑप्शन सी सोनेट 60, या ऑप्शन नंबर डी सोनेट नंबर 35। तो जिन लोगों ने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखा होगा इस पोम का, उसमें मैंने स्टार्टिंग में अबाउट द पोएट एक्सप्लेन किया है, क्लियरली बताया है मैंने उसमें कि सोनेट नंबर 116 जो है वो हमारी ये वाली पोम है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। ये जो हमारी पोम है इसकी थीम क्या है, यानी एक्चुअली ये पूरा जो पोम है ये है किस बारे में। तो ऑप्शंस हैं ए ट्रू लव यानी सच्चा प्यार क्या होता है दो लोगों के बीच में, क्या उस बारे में पोम है। नॉलेज यानी ज्ञान एक्चुअली है क्या, ज्ञान कहाँ से मिलता है, नॉलेज कहाँ से मिलता है, क्या उस बारे में है पोम। ऑप्शन सी हेट्रेड यानी नफरत, क्या पूरी पोम नफरत से भरी है या पोम नफरत के बारे में है। या ऑप्शन नंबर डी वॉर यानी लड़ाई, क्या झगड़े, लड़ाई, फाइट इन सब के बारे में है। तो क्लियरली जो पोम है इसकी थीम है ट्रू लव यानी सच्चा प्यार, क्योंकि पोम का नाम ही है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो पोम के नाम में शब्द आया है मैरिज यानी शादी, मैरिज यानी शादी। तो जब दो लोग मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, क्या उनके बीच में ट्रू लव है भी कि नहीं, या उन्होंने सिर्फ शादी कर ली, लाइफ टाइम एक साथ रह लिए और उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके बीच में कभी कोई ट्रू लव था ही नहीं, बस शादी हो गई, रह रहे हैं, लाइफ चल रही है। तो इस बारे में पूरी पोम है। सो ऑप्शन नंबर ए ट्रू लव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, और यही हमारी पोम की थीम है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोम अ मैरिज विदाउट लव एडमिट्स व्हाट। पोम के अकॉर्डिंग यानी शेक्सपियर के मुताबिक एक ऐसी मैरिज, एक ऐसी शादी जिसमें लव ही नहीं है, जिसमें दो लोगों के बीच में कोई प्यार ही नहीं है, वो क्या एडमिट करता है, वो क्या दर्शाता है ऐसी शादी से। ऑप्शंस है ए इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है नो बेनिफिट्स यानी ऐसी चीज जिसका कोई फायदा नहीं। ऑप्शन बी प्रॉब्लम्स यानी तकलीफें, मुसीबतें। ऑप्शन सी डाउट्स यानी शक, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे बार बार शक होता है, बार बार वो उसकी लॉयल्टी पे डाउट करता है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। या ऑप्शन नंबर डी हैप्पीनेस, बहुत खुशी है, ये दो लोग हैं, दोनों की मैरिज हो गई है विदाउट लव, दोनों के आपस में कोई लव ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े हैप्पीनेस में वो लोग बढ़िया खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये होगा
बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी पोम के अकॉर्डिंग, जो हमने पोम पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसी शादी जिसमें दो लोगों के बीच में एक्चुअली ट्रू लव है ही नहीं, वो क्या एडमिट करती है, वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है इम्पेडिमेंट्स यानी नो बेनिफिट्स। ऐसी शादी का कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा ही नहीं है जिसमें दो लोगों ने शादी तो कर ली लेकिन उनके आपस में कोई ट्रू लव है ही नहीं। तो ऐसी शादी एडमिट करती है इम्पेडिमेंट्स यानी नो बेनिफिट्स। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। खुशी कैसे होगी जब दो लोगों के बीच में प्यार ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स, अगेन प्रॉब्लम्स तब होंगी क्योंकि इम्पेडिमेंट्स, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है तो लोग प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट होने लगेगी, शक होने लगेंगे, ऑल दीज थिंग्स। तो मेन जो रूट प्रॉब्लम, जो रूट दिक्कत आएगी वो यही है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इस शादी का। और पोम में भी यही वर्ड यूज़ हुआ है, इम्पेडिमेंट्स। तो ये दोनों नहीं होंगे, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डज लव बेंड्स। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से लव करता है, प्यार करता है, दो लोगों के बीच में प्यार है यानी लव है, तो ये प्यार बेंड कैसे होगा यानी झुकेगा कैसे। प्यार झुक जाता है ना कभी कभी किसी के लिए, हम कभी कभी एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि एक्चुअली रिलेशनशिप नहीं बचाया जा रहा है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से लव है, इसीलिए प्यार झुक गया उसका। यस, तो पोम के अकॉर्डिंग, पोम के मुताबिक ये लव बेंड कैसे होगा। ऑप्शंस हैं, इफ वन स्टॉप्स लविंग द अदर, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करना बंद कर दे तो सामने वाले का लव बेंड हो जाएगा। बेंड मतलब का मतलब यहाँ पे फिनिश, खत्म हो जाएगा। अगर ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये लड़की इस लड़के को लव करना बंद कर दे तो क्या इस लड़के का लव बेंड हो जाएगा? क्या उसका प्यार खत्म हो जाएगा उसके लिए? नहीं। ट्रू लव वो होता है कि अगर सामने वाला आपको धोखा देके चला जाए, छोड़ के किसी दूसरे इंसान के पास चले जाए, आपसे बुरा व्यवहार करे, बिहेवियर गलत करे, तो भी आपका लव उस इंसान के लिए बेंड नहीं हो सकता, क्योंकि यही ट्रू लव है अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। इन एनी कंडीशन, वो धोखा भी देके चले जाएगा तो भी यू विल कंटिन्यू लविंग दैट पर्सन, और वही ट्रू लव होता है। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार करना छोड़ दे तो लव बेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। इफ वन चीट्स द अदर, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को चीट कर देता है, धोखा दे देता है, दूसरे इंसान के पास चले जाता है, तो लव बेंड हो गया, प्यार खत्म हो गया? नहीं, ट्रू लव इस कंडीशन में भी नहीं खत्म होगा। लव नेवर बेंड्स इन एनी कंडीशन, चाहे कोई सी भी कंडीशन आ जाए, लव कभी बेंड होता ही नहीं है, किसी के लिए भी बेंड नहीं होगा लव। तो अकॉर्डिंग टू द पोम, लव नेवर बेंड्स इन एनी कंडीशन, और यही पोम में भी लिखा गया है। लव कैन बेंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, लव को आप स्टिक यानी एक लकड़ी की मदद से बेंड कर सकते हो, किसी को मार के, किसी को तकलीफ देके। नो, कभी भी नहीं होगा ऐसा। लव कभी किसी भी कंडीशन में बेंड नहीं हो सकता। अगर आपके बीच में ट्रू लव है तो सामने वाला आपको धोखा दे दे, छोड़ के चले जाए, बुरा व्यवहार करे, आपको अब्यूज़ करे, गाली बके, तो भी आपका प्यार उसके लिए बेंड यानी फिनिश, ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा ताउम्र, लाइफ के आखिरी दिन तक, अनंत काल तक। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, oh no, it is an ever fixed mark that looks on dash and is never shaken। अब ये जो पूरी लाइन है ये आपकी पोम की लाइन है और हमें इसका ब्लैंक जो है वो फिल करना है। इस लाइन का मतलब समझो। पहले मतलब समझने से पहले काम करते हैं। अगर पोम पढ़ी है तो आप यहाँ पे ये वर्ड ज़रूर फिल कर सकते हैं, वर्ड फिल करते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको पूरी लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। सो जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लेसिंग्स, ऑप्शन नंबर बी टेम्पेस्ट्स, टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी या तूफान। ऑप्शन सी प्रॉब्लम्स, ये ऑप्शन नंबर डी डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी यानी जब आप किसी को धोखा दे देते हो, लॉयल नहीं हो आप उसके लिए। सो अकॉर्डिंग टू द पोम जो सही वर्ड यहाँ इस लाइन में फिक्स होगा वो है ऑप्शन नंबर बी
टेम्पेस्ट्स यानी तूफान। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। हर समुद्र में, सी में, ओशन में एक लाइट हाउस होता है। अब जो भटकी हुई शिप्स जो अपना रास्ता खो जाती हैं पानी में, वो इन एनी कंडीशन घूमते घूमते लाइट हाउस तक पहुंच जाती हैं और लाइट हाउस की मदद से उनको पता चलता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सा सही डायरेक्शन कहाँ है, और फिर लाइट हाउस की मदद से सही डायरेक्शन पकड़ती है। तो ये जो लाइट हाउस है ये लव की तरह है। जब दो भटके हुए लोग एक शादी में या एक रिलेशनशिप में, दोनों एक दूसरे से लड़ के बैठे हैं, दोनों एक साथ नहीं रहते, या दोनों का लिटरली समझो डिवोर्स पे बात आ गई, तो ये प्यार ही है जो लाइट हाउस की तरह काम करता है। उस फिक्स्ड मार्क जैसे फिक्स्ड लाइट हाउस हमेशा रहेगा एक सी में या ओशन में, तो ये जो वो जो लाइट हाउस है वो लव की तरह है, उस फिक्स्ड मार्क की तरह है जो दो भटके हुए लोगों को रिलेशनशिप में रास्ता दिखाएंगे। उन दोनों के बीच में अगर ट्रू लव होगा तो ये दो भटके हुए लोग जो डिवोर्स करना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो वापस आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे और फिर से अपनी लाइफ एक साथ कंटिन्यू करेंगे सही डायरेक्शन में। जिस तरीके से भटकी हुई शिप्स एक लाइट हाउस पे आती हैं जो कि एक फिक्स्ड चीज़, एक फिक्स्ड पोल है पानी में, और फिर सही डायरेक्शन पे जाती हैं वो भटकी हुई शिप्स, उसी तरह से दो भटके हुए लोग एक शादी में, एक रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ट्रू लव है उनके पास तो वो आएंगे, आपस में एक साथ जुड़ेंगे और एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। डजंट मैटर कितने ही टेम्पेस्ट, कितनी ही तूफान, तकलीफें उनके रिलेशनशिप में आ जाएं, तो भी वो एक साथ जुड़ेंगे क्योंकि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। लव होगा तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। एक लाइट हाउस के ऊपर भी इतना तूफान, आंधी, पानी चढ़ जाता है, लेकिन लाइट हाउस वैसे ही अडिग खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है, टूटता भी नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, तो वो लोग आएंगे आपस में और साथ में सेम डायरेक्शन में लाइफ टाइम, थ्रू आउट देयर लाइफ साथ चलने का डिसाइड करेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, टेम्पेस्ट, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, लव इज अ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग डैश। अब ये लाइन भी आपकी पोम की लाइन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले वर्ड फिलअप करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द लाइन। सो ऑप्शंस हैं बार्क, बार्क यानी जो पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ की जो स्टेम होती है उसके ऊपर का जो लकड़ी का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बार्क। ऑप्शन बी सेलर, वो व्यक्ति जो शिप को सेल करता है यानी चलाता है। ऑप्शन सी पर्सन यानी कोई भी इंसान, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डेफिनेटली इन तीनों में से कोई एक वर्ड तो डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स होगा। तो पोम जिसने पढ़ी होगी और मेरे एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा या एक बार भी किताब खोलने की कोशिश करी होगी आप लोगों ने, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ड आएगा बार्क, BARK। अब बार्क का मतलब होता है जब एक डॉग भौंकता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बार्क का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो पेड़ की छाल, जो स्टेम का जो हिस्सा होता है एक पेड़ में, उसे हम बार्क कहते हैं, लकड़ी का। तो यहाँ पे बार्क का मीनिंग है वुडन शिप्स। बार्क का मीनिंग बताए गए हैं यहाँ पे वो लकड़ी की शिप्स या वो लकड़ी की बोट्स जो पानी में अपना रास्ता खो जाती है, यहाँ पे उस बार्क का मतलब है। अब लाइन क्या है, लव इज अ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, वॉन्डरिंग यानी भटकती हुई। अब जो भटकती हुई बार्क यानी लकड़ी की शिप्स कभी पानी में रास्ता खो जाती हैं, तो पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम्स में लोग क्या करते थे, आसमान में वो पोल स्टार, जो वो नॉर्थ स्टार होता है, उसको देख के अपना सही डायरेक्शन गेस कर लेते थे कि हमें नॉर्थ में जाना है कि साउथ में कि ईस्ट में कि वेस्ट में, राइट। तो उस स्टार को देख के वो अपना सही डायरेक्शन, भटकी हुई जो शिप्स होती हैं वो सही डायरेक्शन ढूंढ लेती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्यार है, जो दो लोगों के बीच में अगर ट्रू लव है, वो उस स्टार, उस नॉर्थ स्टार, उस पोल स्टार की तरह है जो इन भटके हुए दो लोगों को सही रास्ते पे लेके आता है रिलेशनशिप में या शादी में। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए, बार्क, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट, एज पर द पोम लव्स नॉट हुज फूल। पोम के मुताबिक ये जो प्यार है ये किसका मोहताज नहीं है, किस चीज का मोहताज नहीं है। ऑप्शंस हैं, ए डेथ, मौत का मोहताज नहीं है, बी किंग, कोई राजा, सी मैंस, किसी आदमी का, या डी टाइम यानी समय का। अब आप अपना लॉजिक जोड़ के डेथ भी बोल सकते हैं, मैन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया एज पर दी पोम कि पोम में जो चीज़ मेंशन करी गई है आपको वो रीज़न बताना है यहाँ पे। तो पोम में बताया गया है कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, यानी प्यार वक्त का मोहताज नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं तो अभी तो चलो वो लोग एडल्ट हैं, यंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, तो जो फीमेल की ब्यूटी है, जो उसके ब्यूटीफुल आईज हैं, जो उसके ब्यूटीफुल हेयर है, वो ढल जाएंगे, रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाएंगी चेहरे पे। जो हैंडसम बॉय है उसकी भी ब्यूटी फेड हो जाएगी, उसकी भी मतलब सोचो बाल चले गए, वो बाल्ड हो गया, टकला हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी दोनों में ट्रू लव रहेगा, भले ही उनकी ब्यूटी चली जाए। हर बढ़ता दिन, हर बढ़ता वीक, मंथ, ईयर, साल भर साल निकलता जाएगा, लेकिन उनका ट्रू लव और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्यार वक्त का मोहताज नहीं, भले ही वक्त कितना बढ़ जाए, बुढ़े हो जाओ, लेकिन प्यार अगर आप लोगों के बीच में है तो ट्रू लव एग्जैक्टली उतना ही रहेगा। तो लव इज नॉट टाइम्स फुल एज पर द पोम, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वर्थ ऑफ ट्रू लव कैन बी मेजर्ड। अब आपको बताना है कि ये जो लाइन लिखी गई है ये ट्रू है, फॉल्स है, सही है कि गलत है, क्या है। तो पहले इस लाइन का मतलब समझो कि जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, उसकी वर्थ को, यानी वर्थ का मतलब वैल्यू, वर्थ मतलब किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ का मूल्य। तो ट्रू लव की जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, आप उसको मेजर कर सकते हो, यानी तोल सकते हो। कोई, यानी बेसिकली इसको अगर मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बताऊं तो इस लाइन का मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, ट्रू लव करता है, सच्चा प्यार, तो आप ये चीज़ मेजर कर सकते हो, तोल सकते हो कि वो उस इंसान से कितना प्यार करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इट इज़ अ फॉल्स थिंग। ये चीज़ हो ही नहीं सकती, आप ये चीज़ नाप तोल कर ही नहीं सकते कि एक इंसान दूसरे इंसान से कितना प्यार करता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है उसके लव की। इट इज़ लिमिटलेस, इन्फिनिटी, अनंत काल तक। यस, लेकिन उसकी हाइट आप मेजर कर सकते हो। हाइट बोले तो बड़प्पन, कि उन दोनों का आपस में प्यार एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। मैं एक कपल को देखूंगी और मैं उनको देख के बता सकती हूँ कि वो लोग आपस में लव करते हैं भी कि नहीं। आप ये चीज़ देख के बता सकते हो कि दोनों में प्यार है कि नहीं, लेकिन दोनों में कितना प्यार है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, आप ये नहीं बता सकते। सो द वर्थ ऑफ ट्रू लव कैन बी मेजर्ड नहीं, कैन नॉट बी मेजर्ड, विच मीन्स ये जो लाइन लिखी है वो फॉल्स है, वो गलत है, ट्रू नहीं है। मे बी हो सकता है, हो भी नहीं सकता, आप नहीं मेजर कर सकते, कांट से कह नहीं सकते। आप कह सकते हो ये चीज़, हाइट मेजर कर सकते हो कि लव एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, लेकिन आप वर्थ यानी वैल्यू की कितना है, ज़्यादा है कि कम, ये नहीं बता सकते। सो ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट क्लेम एट द एंड ऑफ द पोम। जो हमारे पोएट हैं विलियम शेक्सपियर, वो पोम के एंड में, जब पोम ख़त्म होती है तो आखिरी में वो क्या क्लेम करते हैं, यानी किस बात का दावा करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट ही विल स्टॉप राइटिंग इफ प्रूवन रॉन्ग। उन्होंने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि अब तक पूरी पोम में ऊपर से लेके नीचे तक मैंने जितना भी ट्रू लव के बारे में आपको बात बताई है, या जितनी भी मैंने अपने व्यूज़ आपसे ट्रू लव, सच्चे प्यार के बारे में मैंने शेयर किए, अगर मुझे किसी ने भी गलत प्रूफ कर दिया,
मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं आज के बाद अपनी लाइफ में लिखना छोड़ दूंगा। यानी वो दावा कर रहे हैं कि मैंने अब तक जितना भी ट्रू लव के बारे में लिखा है इस पूरे पोम में बिल्कुल सही लिखा है, और अगर कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे मैं लिखना छोड़ दूंगा। इन्होंने क्या ये दावा किया था? ऑप्शन बी, दैट ही विल रिकैंट हिज राइटिंग्स इफ प्रूवन रॉन्ग। रिकैंट यानी वापस ले लेना। तो उन्होंने ये भी दावा किया था कि अब तक मैंने जितनी भी राइटिंग्स, जो भी चीज़ें अब तक अपनी लाइफ में लिखी वो मैं रिकैंट कर लूँगा, यानी सब वापस ले लूँगा अपने पास अगर मुझे किसी ने गलत प्रूफ किया तो। यानी वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैं इतना सही कह रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे गलत प्रूफ करके बता दे कोई मुझे, तो मैं जितना मैं लिखना छोड़ दूंगा, मैं कवि नहीं रहूँगा, और जो कुछ भी मैंने अब तक लिखा है उसको मैं रिकैंट कर लूँगा यानी वापस ले लूँगा, यानी मैं कवि नहीं रहूँगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर ट्रू लव के बारे में मैंने जो भी शेयर किया है और अगर किसी ने मुझे उस पर गलत प्रूफ कर दिया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं, ऐसा कर दूंगा। ये वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो यस, ये दोनों ही चीज़ें उन्होंने पोम के एंड में बिल्कुल कही हैं। ऑप्शन सी, दैट ही विल नेवर राइट ओनली अबाउट लव इफ प्रूवन रॉन्ग। उन्होंने क्या ये दावा किया था कि अगर मुझे किसी ने गलत प्रूफ कर दिया ट्रू लव के ऊपर तो फिर मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन सिर्फ लव के टॉपिक के बारे में नहीं लिखूंगा, बाकी सब मैं लिखते रहूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने क्लियरली बोला था कि मैं लिखना छोड़ दूंगा। डजेंट मैटर लव का टॉपिक हो या नॉलेज का टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो, मैं लिखना छोड़ दूंगा, और आज तक उसके अलावा जो कुछ भी लिखा उसको रिकैंट कर लूँगा, यानी वापस ले लूँगा। जो पब्लिश हो चुका है वो वापस ले लूँगा अपने पास। अगर किसी ने मुझे ट्रू लव के बारे में मैंने जो भी लिखा है उस चीज़ पे मुझे गलत प्रूफ कर दिया है, गलत मुझे किसी ने अगर साबित किया तो। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही। यस, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं। जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th की आपको वीडियोस देखने तो उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी इंग्लिश की वोवन वर्ड्स की वीडियोस देखने, तो ये वोवन वर्ड्स इंग्लिश का मेरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वोवन वर्ड्स में जितने चैप्टर्स एंड पोम्स जो भी टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट आपके सामने इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको वोवन वर्ड्स का जो फर्स्ट ऐसे है माई वॉच, उसकी वीडियोस देखने हैं तो उस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। तब तक के लिए bye bye and take care.